हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जब गुप्ता एम्पायर थी, जब गुप्ता एम्पायर का जो है पतन हो गया तो उसके बाद बहुत से राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र पे जो है कब्जा कर लिया। तो उन्हीं पे जो है हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि कुमार गुप्त के बाद जो है कुमार गुप्त बहुत काफ़ी कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि बहुत से आक्रमणकारी जो थे बार बार उस पर अटैक करके उसको बिल्कुल खोखला कर दिया राज्य को। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे ये ख़त्म होता चला गया, लेकिन कुछ षड्यंत्रों के कारण जो है गुप्ता साम्राज्य हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और उसके जगह पर कई जो है वंशज ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, यानी गुप्त वंश के बाद उनके उत्तराधिकारी बने और उसके बाद राज्य करने के लिए अग्रसर हुए। तो इसी विषय पे जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आती है मैत्रक की। कहते हैं मैत्रक कौन था, आखिर मैत्रक से जो है गुप्ता एम्पायर्स का क्या संबंध था। तो कहते हैं यहाँ पर हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मैत्रक हो, मौखरी हो, थनेसर का जो पुष्पवृत्ति हो, वाकाटक साम्राज्य हो, या चालुक्य वंश हो, या पल्लव वंश हो। इस सब के जो है गुप्त साम्राज्य के साथ क्या रिलेशन है और क्यों ये जो है अपने आप को पावरफुल बनाया। तो उसी बात पे जो है हम विचार रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए जो है समझना जरूरी है। चाहे कोई भी एग्जाम देते हो, इसके लिए आपको ये समझ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये सारे वंशज जो थे उनको गुप्ता से क्या रिलेशन था। ठीक है, तो यही बात आता है। सबसे पहले हमारा मैत्रक आता है। मैत्रक गुप्त वंश के सहायक मुखिया थे। अब देखिए मैत्रक कौन था, गुप्त वंश का सहायक मुखिया था ये, जिन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। यानी जो है गुप्ता जब वंश चल रही थी तो ये एक क्षेत्र का मुखिया हुआ करता था मैत्रक। ठीक है, और अपने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर चुका था। मैत्रिक वंश का सर्वाधिक प्रमुख शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। ध्रुवसेन द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपको याद हो तो। कहते हैं ध्रुवसेन द्वितीय था वह हर्षवर्धन का समकालीन ही था, यानी हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन की पुत्री जो संग, उसका विवाह भी हुआ था। देखिए हर्षवर्धन की पुत्री के संग ध्रुवसेन द्वितीय का विवाह हुआ था। अब ये इसके साथ संबंध हो गया। कहते हैं हर्षवर्धन के विवरण में हमें पता चलता है कि ध्रुवसेन द्वितीय का हर्षवर्धन द्वारा प्रायोजित सभा में जो है प्रयाग और इलाहाबाद में हिस्सा लिया था। गुजरात में सौराष्ट्र का शासन करते हुए मैत्रक साम्राज्य ने जो है बल्लभी को अपनी राजधानी के रूप में उस समय विकसित कर लिया था। यह नगर शीघ्र ही जो है ज्ञानार्जन का महत्व केंद्र बन गया, यानी ज्ञान अर्जन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना और अरब सागर किनारे स्थित होने के कारण यह प्रमुख बंदरगाह शहर के रूप में विख्यात हुआ, जिसमें व्यवसाय तथा वर्जनित समृद्ध काफी हो गई थी। मैत्रक वंश का जो है शासन 18वीं शताब्दी तक जो है सुचारू रूप से चलता रहा, जब तक कि अरब आक्रमणकारी ने उनकी शक्ति को छीन नहीं कर दिया। यानी अरब आक्रमण ने इसको बार बार अटैक करके जो है मैत्रक को भी जो है बहुत ही कमजोर बना दिया। उसके पश्चात उसी क्षेत्र में जो था मैखरी भी था। आखिर मैखरी का जो है गुप्त साम्राज्य से क्या संबंध था, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगी कि मौखरी जो था, मौखरी वंश का शासन पश्चिम उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में रहा। यानी ये मथुरा जिला में अपना जो है शासन चलाया करता था। किसके टाइम? गुप्त साम्राज्य के समय। धीरे धीरे पाटलिपुत्र के स्थान पर उत्तर भारत में सत्ता केंद्र बनकर उभरा। यानी धीरे धीरे इसने अपना पैर जो है पसारा और कहाँ तक फैल गया? उत्तर भारत में सत्ता का केंद्र के रूप में उभर के आया। मैखरी शासक गुप्त शासकों के अधीन शासक था। यानी यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया कि जब गुप्त शासकों जो शासन कर रहे थे तो उस समय उनके जो है एक अधीन काम करने वाला ये मौखरी शासक था। यानी आपने सुना भी होगा, इससे पहले जो है टॉपिक देखा भी होगा कि जो है चाहे वो विक्रमादित्य हो चाहे चंद्रगुप्त फर्स्ट हो, उन सब ने क्या किया, सभी राज्यों को जीत के उन्हीं को सौंप दिया था कि आप राज्य कीजिए और हमें टैक्स के रूप में दीजिए। ठीक है, टैक्स हमें दीजिए और हमारा प्रभुता स्वीकार कीजिए। तो मौखरी भी इसी टाइप का राजा था जो कि मतलब जीता हुआ था। ठीक है, जिसको गुप्ता वंश ने जीता हुआ था, लेकिन बाद में जब गुप्ता वंश कमजोर पड़ गया तो ये राजा वहाँ के
हो गया। तो इसी के साथ इसका संबंध रहा। कहते हैं समांतर उपाधि का जो है प्रयोग करते थे, ये समांत जो है उपाधि का ये प्रयोग किया करता था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह भी जो है गर्भवर्ष जो है हर्षवर्धन से हुआ था, हर्षवर्धन से ही हुआ था। और बंगाल के शासक शशांक एवं उत्तरवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त ने संयुक्त रूप से जो है हर्षवर्धन पर आक्रमण किया था और उसकी हत्या भी कर दी थी, यानी उस पर जो है हत्या करने का भी आरोप है। कन्नौज के राज्य का पुष्पभीति के राज्य में विलय हो गया और तथा एवं हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थनेसर जो है कुरुक्षेत्र से कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह जो था ग्रीवर्मन के साथ किया गया, यानी ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि हर्षवर्धन ने अपनी बहन का जो है शादी जो था, मैरिज जो था, राजश्री का विवाह जो है ग्रीवर्धन से किया, क्योंकि ग्रीवर्धन बहुत इम्पोर्टेंट था। बंगाल के शासक शशांक एवं उत्तरवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त ने संयुक्त रूप से जो है ग्रीवर्धन पर आक्रमण कर दिया था, यानी ग्रीवर्धन पर आक्रमण किया था, उसकी हत्या भी कर दी। देखा जाए तो कन्नौज राज्य के जो है पुष्पभीति के राज्य में विलय हो गया और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थनेसर कुरुक्षेत्र से कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया। देखिए बहुत काफ़ी ये घटना जो थी इम्पोर्टेंट थी, जहाँ पर जो है हर्षवर्धन की बहन का जो है पति को मार दिया गया और ये इसकी वजह से क्या हुआ, हर्षवर्धन को जो है अपना राजधानी शिफ्ट करना पड़ गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था मौखरी वंशज के लिए और मौखरी वंशज जो था उस समय ख़त्म होने के कगार पे आ गया था। उसके बाद जब मौखरी वंश खत्म होने के कगार पर था, उसी समय थनेश्वर का जो है पुष्पभूति उस समय काफ़ी अपने चर्चित थी। चलिए देखते हैं हमारा थनेश्वर का जो पुष्पभूति किस प्रकार चर्चित था और इसका जो है गुप्त साम्राज्य से क्या जो है गुप्ता साम्राज्य से क्या इसका रिलेशन था। देखिए यहाँ पर जो है थनेश्वर का जो पुष्पभूति वंश आखिर ये कौन था। समुद्र जो है गुप्त साम्राज्य के क्षीण होने के पश्चात प्रमुख शासक वंश पुष्पभूति रहा, यानी देखा जाए जब गुप्त साम्राज्य बिल्कुल क्षीण सा हो गया, खत्म सा हो गया, तब भी जो है पुष्पभूति जो है काफ़ी प्रमुख था और काफ़ी इसकी चलती थी, जिनकी राजधानी थनेसर था, जो कि कुरुक्षेत्र में थनेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रभाकर वर्धन के जो सिंहासन समारोह के पश्चात यह वंश अत्यधिक प्रभावित हो गया, यानी काफ़ी इसका दबदबा जो था फैल गया और प्रभावर्धन के हुणों को पराजित करने में सफलता भी प्राप्त कर लिया था। पंजाब तथा हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति को दृढ़ भी किया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन में बैठा, परंतु बिहार तथा बंगाल के शासक शशांक द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। यह शशांक ने जो है इसको बिल्कुल ही हत्या कर दी। सन 606 ईस्वी के लगभग हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ। उस समय वह मात्र जो था 16 वर्ष का आयु ही था, यानी 16 वर्ष की आयु था, यद्यपि उसने स्वयं को एक महान योद्धा तथा कुशल प्रशासक सिद्ध किया। हर्षवर्धन जो है 606 से लेकर 647 के जीवन तथा काल के संबंध में प्रकाश डालने के लिए हमारे पास मूल्यवान स्रोत हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर्षवर्धन काफ़ी समय तक जो है राज्य किया, बेशक ही उतार चढ़ाव इसको देखने को मिला, लेकिन फिर भी जो है बहुत काफ़ी जो हर्षवर्धन ने अपने वंशजों के साथ राज्य भी किया। कहते हुए उसकी दरबारी कवि वाण्यभट्ट द्वारा चरित्र जो था हर्ष चरित्र, यानी वाण्यभट्ट द्वारा चरित्र कौन सी थी, लेख हर्षचरित, तथा चीनी बौद्ध जो है तीर्थ यात्री जो हरवे शंख का यात्रा वृत्तांत CU की, जिसे सन जो है 629 से लेकर 644 तक भारत यात्रा की थी में प्राप्त होती है। यानी इससे हमें वाण्यभट्ट के हर्ष चरित्र में सारी बात के जो है बिल्कुल व्याख्या की गई है और समझाया गया है कि कैसा जो है इसका राज्य काल हुआ करता था। गद्दी संभालने के पश्चात हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को अपनी बहन के साम्राज्य के साथ मिलाकर संयुक्त कर लिया था। जैसे हमने पढ़ा भी था कि उसके पति जो था ग्रीवर्मन, ठीक है, राजश्री की पति ग्रीवर्मन, जिसकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी और शिफ्ट करने के बाद क्या किया, उसने दोनों को संयुक्त कर दिया, आपस में मिला दिया और अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया था। हर्षवर्धन के उत्तर का देव की उपाधि दी गई, यानी उत्तर का इसको देव का उपाधि दी। उसने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को संगठित कर लिया था।
हर्ष अपने साम्राज्य की पताका दक्षिण में भी फैलाना चाहता था, परंतु नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया और इस प्रकार नर्मदा नदी उसके साम्राज्य की दक्षिण सीमा बन गई। यानी इसके जो है पराजय के कारण वो आगे दक्षिण क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया और वहाँ से पहले ही चालुक्य शासक पुलकेशिन डटा हुआ था, जिसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा और दक्षिण सीमा भी गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जो कि सन 647 से भारत में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर आरंभ हो गई और यानी यहाँ से जो था हर अपने आप को राजा साबित करने पे लग गया, जो 18वीं शताब्दी तक चलता ही रहा। जब उत्तर भारत में गुजर प्रतिहार राजपूत शासक बड़ी शक्तिशाली के रूप में उभर कर सामने आया, लेकिन फिर भी इनको दबाने के लिए कहते हैं एक और वंश का उदय हुआ, वो था बकाटक साम्राज्य का जो था उदय हुआ। अब देखते हैं बकाटक साम्राज्य के साथ जो है गुप्ता वंश का क्या संबंध है। देखा जाए तो बकाटक साम्राज्य भारतीय प्रायद्वीप में बकाटक एक स्थानीय सत्ता थे, जिसका साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र तथा विदर्भ में था। उनका इतिहास ब्राह्मणों के दान की गई भूमि के लिए जारी किए गए अधिकार पत्रों की सहायता से पुण्य लिखा जा सकता है। शाही बकाटक वंश के जो है रुद्रसेन द्वितीय का विवाह महान गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था। अब देखिए आ गया इसका रिलेशन कि यहाँ पर शाही बकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय का विवाह, आपने पढ़ा भी था आप पहले कि रुद्रसेन का विवाह जो हुआ था महान गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था। इसलिए इसके साथ संबंध जो था बहुत काफी गहरा था। बकाटक साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि वह दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद की संस्कृति के विस्तार का माध्यम बना हुआ था। और आपको शायद याद होगा कि प्रभावती की जो पति था उसको भी जो है हत्या कर दी गई थी। उसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और प्रभावती के जो पुत्र था जो कि नाबालिग था उसके आरक्षण में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है बकाटक साम्राज्य का सहसंबंध। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात आता है कि इसका चालुक्य वंश से क्या संबंध था गुप्ता वंश का। तो चलिए देखते हैं गुप्ता वंश का जो है चालुक्य वंश से क्या संबंध था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है चालुक्य वंश। कहते हैं चालुक्य वंश से जो था गुप्ता एम्पायर्स का क्या संबंध था, गुप्त वंश का क्या संबंध था और ये किस प्रकार से अपने आप को उत्तराधिकारी मानता था। कहते हैं दक्कन तथा दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्य वंश ने 6वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 200 वर्ष तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी 6वीं शताब्दी से आरंभ से लेकर 200 वर्ष, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है 200 वर्ष। उन्होंने पश्चिम दक्कन में अपने साम्राज्य की स्थापना की। कहते तथा वातापी वर्तमान कर्नाटक में बादामी को अपनी राजधानी भी बनाई। यानी देखा जाए चालुक्य वंश ने बादामी को अपना राजधानी बनाया। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में सन जो है 610 से लेकर 642 तक साम्राज्य की समृद्धि शीघ्रता से शिखर पर पहुंच गई। वो चालुक्य वंश का महानतम शासक में से गिना जाता था और उसने अपनी स्थिति को महाराष्ट्र में सुदृढ़ कर लिया। दक्कन के बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त किया और उसने सन 630 के निकट हर्षवर्धन को पराजित भी कर दिया। और हर्षवर्धन को पराजित करने के उपरांत उसको जो है दक्षिण पथेश्वर का नाम जो है उसने अपने आप को रखा। यानी देखा जाए तो उसने जो है अपने आप को दक्षिण पथेश्वर दिया, जिसका अर्थ था दक्षिण के देव की उपाधि अर्जित कर लिया इसने। यानी इसने हर्षवर्धन को हरा के अपने आप को दक्षिण पथेश्वर का जो है नाम हासिल किया। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हालांकि वह स्वयं सन 642 में पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन के हाथों पराजित होकर मार दिया गया। इसे चालुक्य तथा पल्लवों के मध्य लंबे राजनीतिक संघर्ष के युग को आरंभ कर दिया, जो कि 100 वर्षों से अधिक उत्थान एवं पतन के साथ निरंतर चलता ही रहा। और इस संघर्ष का विराम सन 757 के निकट लगा, जब उन्हीं के समांतों में राजपूत वंश के उनका तख्ता पलट दिया। सांस्कृतिक रूप से दक्कन क्षेत्र में कला तथा स्थापत्य कला की प्रगति के लिए इस युग की अपनी एक महत्ता थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी जरूरी भी थी। कहते हैं उसके बाद जो यहाँ पल्लव वंश आया और पल्लव वंश के जो साथ जो है गुप्ता एम्पायर्स का क्या रिलेशन था, चलिए देखते हैं।
कहते हैं पल्लव वंश भी इंपॉर्टेंट थी उस समय। पल्लव वंश ने अपने साम्राज्य दक्षिण आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तरी तमिलनाडु तक स्थापित कर लिया था। उन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाई थी और उसके शासनकाल में कांची जो है व्यापारिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मंदिर के लिए विख्यात नगर बन गया था और महेंद्रवर्मन जो कि सन 600 से लेकर 630 तक, नरसिंहवर्मन जो कि 630 से लेकर 668 के शासनकाल में पल्लव वंश के साम्राज्य काफ़ी विस्तार किया। यानी देखा जाए तो पल्लव वंश का विस्तार काफ़ी हुआ। अपने शासनकाल के दौरान उत्तर में प्रतापी चालुक्य वंश चोल के तमिल साम्राज्य तथा दक्षिण में पांड्यों के साथ निरंतर चलता ही रहा। यानी देखा जाए तो पल्लव वंश को जो है स्थायी रूप से बैठने नहीं दिया, इसका संघर्ष सदैव चलता ही रहा। प्रतापी चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में अनेक शासन का अंत हुआ, यानी काफ़ी शासन जो था इसके दौरान अंत हुआ और संस्कृति रूप से जो है उनका शासन कला और तमिल साहित्य में भक्ति धारा के विकास के लिए एवं दक्षिण भारत में कला तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में द्रविड़ शैली की प्रगति काफ़ी जो सराहनीय रहा। उन्हीं के शासनकाल में चेन्नई का दक्षिण क्षेत्र जो है महाबलीपुरम मंदिर की वास्तुकला के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रकट भी हुआ। अब ये सब बातें देखने के लिए हम मैप का जो है अनुसरण करेंगे कि मैप में इनका क्षेत्र किस तरह से जो है फैला हुआ था। चलिए देखते हैं मैप। ये मैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए कि उस समय शासनकाल जो था कितने क्षेत्र में जो है फैले हुए थे और उनका क्या दबदबा था। यहाँ पर आपको जो है दो सिंबल दिख रहे हैं। एक जो है आपका दिखेगा वर्ग शेप जो आधुनिक शहर को दर्शाता है, और एक जो है आपका वृत्तीय दिख रहा होगा सर्कल शेप जो कि दिखाता है कि प्राचीन स्थल कौन कौन से क्षेत्र में थे। कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय इन राजाओं ने काफ़ी क्षेत्र में राज्यों को स्थापित किया और काफ़ी संघर्ष चलती रही। देखा जाए तो पूरे भारत में कुछ ही क्षेत्र जो है अनभिक्त रहे होंगे जहां पर इन्होंने अपना प्रताप नहीं छोड़ा होगा, बट हर क्षेत्र में इनका जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी और काफ़ी समझ के लिए ज़रूरी भी थी। कहते हैं दोस्तों आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें हम उस समाज, उस समय के राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, इस सारे चीज़ों पे हम आगे डिस्कस करेंगे जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।